मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, सेट 8 का सॉल्यूशन देखेंगे, जो दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट का हम लोग देख चुके हैं 110 तक। आज 111 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। हालांकि इसका जो पहला पार्ट था थोड़ा इजी था, लेकिन जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन अच्छा है। तो बड़े पेशेंस रख के आप मेरे साथ बने रहिए, आप सबको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए आज का पहला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। इसको करने का प्रयास करिए जब तक। करा, यदि अरुण किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो वह उसी कार्य का 1/6 भाग कितना दिन में करेगा। ये सिंपल बात है, सिंपल तरीके से बना देता हूँ। अगर 2/3 भाग को करने में अरुण को 12 दिन का टाइम लगता है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक भाग करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप यूनिटरी मेथड से इससे डिवाइड करिएगा। तो डिवाइड करिएगा 2/3 से, तो 2 से डिवाइड करिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, यानी एक भाग करने में 18 दिन का टाइम लग जाएगा। एक भाग मतलब पूरा काम। तो पूरा काम अगर अरुण 18 दिन में कर रहा है, लेकिन हमें काम करवाना है 1/6 भाग, तो 1/6 भाग करने में मेरे मित्र कितना टाइम लगेगा, तो 18 को 1/6 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये आ जाएगा 3 दिन। यानी 3 दिन का सफ़र जो है तय करना पड़ेगा। तो बहुत इजी था। चलिए इसको पढ़िए। करा, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक जो है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, हाँ, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्त का 5 गुना है। यानी एलसीएम जो है एचसीएफ का 5 गुना है। ओके, तो एचसीएफ को अगर x मानिएगा तो एलसीएम हमारा 5x हो जाएगा। और कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल 20,480 है। और हम सब एक फार्मूला जानते हैं कि लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना हो जाएगा। आप इससे सोल्व करिएगा, 5 से इसको काटिएगा, तो 5 से 1 जीरो को काटिए, 5 दूना 10, और 2048 को डबल करिएगा तो 4096। यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 4096 आ गया है मेरे दोस्त, तो एक्स का वैल्यू 4096 का स्क्वायर रूट सबको याद होना चाहिए, वो 64 होता है। ठीक है, 4096 एक ऐसा संख्या है जो किसी न किसी का स्क्वायर है और किसी का क्यूब भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, 64 का स्क्वायर है और 16 का क्यूब भी है। तो 4096 बहुत प्यारा नंबर है। अब कह रहा है कि बताइए उसके महत्तम और लघुत्तम क्या होगा, मैंने अलग अलग। तो मैंने एगो x माना था, तब मासा तो x हो जाएगा, और लासा 5x माना था, तो 64 पचे कितना होता है 320, यानी मासा हो जाएगा 64, तो लासा हमारा हो जाएगा 320। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इतना टाइम वेस्ट ना करें, इतना टाइम वेस्ट ना करें। तो फिर कैसे करेंगे, आप करिए क्या, क्योंकि कह रहा है कि मासा और लासा, ठीक है, और मासा लासा का प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए, तो किसको गुना करेंगे कि इतना के बराबर आएगा। अगर यही ऑप्शन को मैं चेक करूं, अगर गुना भी करने में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। जैसे डिजिट को सम करके छोटा करिए, 8 4 12 2 14, 14 में 4 1 5, यानी यहाँ 5 आया डिजिटल सम करने पर। इसका डिजिटल सम करिए, 6 4 10, यानी 1 होगा, और 3 2 5, तो 5 गुना 1, यहाँ भी 5। तो डिजिटल सम करने पे यहाँ भी 5, और डिजिटल सम करने पे यहाँ भी 5, यानी यही ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। तो बहुत स्मार्ट तरीके से हम करके निकल सकते हैं, अगर हम प्रैक्टिस में अपने आप को रखें तब। पढ़िए इसको। कहता है ये 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है, और बी 7 दिन में 25% कर सकता है। यानी ये भी 7 दिन करता है, बी भी 7 दिन करता है, ठीक ना। तो कहता है अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, तो 7 दिन में वो कितना कार्य हो पाएगा। फिर सवाल 7 दिन का कर रहा है, यानी 7 दिन को आप एक दिन समझ सकते हैं कि ये एक दिन में 20% करता है, बी एक दिन में 25% करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना परसेंट करेगा। क्योंकि सब जगह 7 है, तो हम सब जगह एक भी समझ सकते हैं। तो अगर ये एक दिन में 20% करता है, एक दिन में ही 25% करता है, तो दोनों जब मिलेगा ना, तो 20 और 25 मिलकर 45% कर देगा काम, बात खत्म हो गया। यानी 45% नहीं है, तो ऑप्शन ई मारिए। पढ़िए, कहता दी गई आकृति में एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। अगर एडी परपेंडिकुलर है मेरे मित्र बीसी पे, ठीक है, जिसमें बोला जा रहा है कि एसी 26 है। अगर मैं एसी को 26 बना दूं और सीडी 10 है, तो सीडी को मैंने 10 लिख दिया। फिर बोल रहा है कि बीसी 42 है, तो पूरा बी से लेकर सी तक 42 है, जिसमें से 10 हो चुका है, यानी ये 32 होना पड़ेगा, है ना।
फिर डी ए सी को एक्स बताया जा रहा है, चाहे एक्स बाई तो लिखा हुआ है, खैर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमसे कॉस एक्स कॉस वाई और टेन वाई ये सब पूछ रहा है, यानी हाइपोटेनस का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो हमें इसमें सारा साइड निकालना पड़ेगा। यानी यहाँ पे देख रहे हैं आप दो राइट एंगल ट्रायंगल को देख रहे हैं, एक ये वाला, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इधर 90 डिग्री बना रहा है, जिसमें 26 से 10 है, तो ये वाला कितना होगा, ट्रिपलेट याद होना चाहिए। और अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। जैसे कभी भी इसका रहे ना तो इसका आप रेशियो ले लीजिए, जैसे 2 से काटिएगा तो 13 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 5, तब 5 12 13 तो सबको पता होता है ट्रिपलेट। तो ये 13 है, 5 है तो ये 12, अब फिर 2 से काटे थे, 12 का डबल कर दीजिए यहाँ 24। अब जिसे इससे कर्व निकालना यानी हाइपोटेनस निकालने में टाइम लग सकता है बहुत ज़्यादा। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, मतलब रेशियो कर सकते हैं। जैसे 8 से काटिएगा तो 8 चौ 32, 8 तिया 24, ये 4 3 है तो ये 5 हो जाएगा। अब मैंने 8 से काटा था तो 8 को 5 से गुना करके इसको 40 बना दूंगा। तो ये बहुत जल्दी हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। तो कभी भी अगर दिक्कत हो, जैसे इसी में दिक्कत आपको हो गया, तो इसको काटिए, 8 तिया 24, 8 चौ 32, तो 3 4, तो अगला नंबर मेरा 5 होगा, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है। और अगर 8 से काटे हैं तो 8 से इसमें गुना कर दीजिएगा, तो ये आपको आ जाएगा कितना, 8 पचे 40। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप समझिए, अगर इतनी बात आप समझ चुके हैं तब अपनी बात को चालू अब कर सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है 6 बटे कॉस एक्स, तो 6 बटे कॉस एक्स यानी इस ट्रायंगल में तो कॉस थीटा होता है, आधार बटे कर्ण यानी बेस बटे हाइपोटेनस। तो एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा तो बेस हमारा 24 हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो इसमें 26 है ही, 26 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद -5 बटे कॉस बाई। कॉस बाई की अगर बात कर रहा है मेरे मित्र, तो कॉस बाई को आप कह सकते हैं बी बाई एच, तो इसके सामने तो पी हो जाएगा, तो बेस हमारा 32 हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा 40। अब 8 गुना टेन बाई पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 और बेस हो जाएगा 32, यानी 24 बटा 32 करिएगा, तो करिए, ठीक है। बस इसको आप सोल्व जल्दी से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सोल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, 6 चौ 24 और 8 चौ 32 और 8 पचे 40, 4 4 रहने दीजिए, आगे मत काटिए, क्योंकि 26 में 25 घटाइएगा तो 1/4 आ जाएगा, और ये 8 तिया 24 और 3 8 24, 8 आ जाएगा। नहीं, 8 चौ 32 और 4 छक 24, 6 आ जाएगा, यहाँ 6 होगा। तो 6 चौ 24 एक 25/4, यानी ये सवाल का उत्तर है सी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत को बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि आप गलत कह रहा है तो सही समझ के मार देंगे। गलत है यानी गलत वाला ही मेरा आंसर होगा, सही वाला नहीं होगा। कह रहा वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो, बिल्कुल सही है। सर्वांगसम के लिए शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब शेप अगर सर्कल है तो सर्कल के साथ सर्वांगसम होगा, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के साथ होगा। तो शेप इक्वल होना चाहिए और साइज भी इक्वल होना चाहिए। साइज बोले तो साइज तो जानवे करते हैं। तो अगर इसका रेडियस बराबर है, मतलब दोनों सर्कल का साइज सेम है और शेप भी सेम है, क्योंकि दोनों सर्कल है, तो दोनों फिगर आपस में क्या होगा, सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग सम। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब हिस्सा, असम मतलब बराबर। यानी जब दो फिगर के सारे हिस्सा आपस में बराबर हो जाता है उसे हम लोग सर्वांगसम कहते हैं, कांग्रुएंट कहते हैं। तो ये तो सही है, तो आंसर तो मेरा होगा नहीं, क्योंकि मैं गलत चुनने आया हूं। कह रहा है त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। जी नहीं, त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा नहीं होती है, व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, हाँ ये गलत हो जाएगा तो फिर यही आंसर मेरा हो जाएगा। कह रहा है दो वृत्तों की परिधि का अनुपात उनके त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। परिधि जब करिएगा तो 2πr, और फिर 2πr जब करने आइएगा तो 2π से 2π तो कट ही जाएगा, यानी जो त्रिज्या का रेशियो होगा वही परिधि का रेशियो होगा। मतलब सी ऑप्शन भी सही है। तो ये भी सही है, सी भी सही है, गलत भी है, और गलत भी है इसलिए भी सही होगा क्योंकि पूछा ही गलत गया। अगले सवाल को करिए। 12 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 32 पाई वर्ग cm है, तो त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मेरे मित्र, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका दो फार्मूला होता है, एक तो थीटा वाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन उसमें एंगल दिया हुआ रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एंगल की बात नहीं किया है, चाप की लंबाई की बात किया है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का दूसरा फार्मूला लगाइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ½ RL, और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिल है 32 पाई।
तो आर तो रेडियस समझ रहे हैं और एल जो समझ रहे हैं वो चाप की लंबाई होता है, ठीक है। तो हाफ आर के जगह हम 12 लिख सकते हैं और यहाँ से एल का वैल्यू आप बड़े इजी वे में आप निकाल सकते हैं। बताइए क्या होगा, 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6 और 2 से 16 बार में, यानी 16/3 पाई। 16/3 पाई ये सवाल का उत्तर है। पढ़िए, करा एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किए और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपया अधिक खर्च किए। तो आपको बताना ये है कि उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है। देखिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ये सवाल काफ़ी दिक्कत करता है। तो मैं हो सके कि आपको हम शॉर्ट बता दूं, लेकिन दिमाग उतना काम नहीं करेगा। तो आप एक बार इसको पहले समझिए अच्छा से कि कह क्या रहा है। देखिए 20 विद्यार्थी होटल में गए, आप बोलेंगे जी सर, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने 175 दिया, मतलब 19 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 175 है, यानी 175 रुपया पर विद्यार्थी दिया पैसा। अच्छा, और 20वां विद्यार्थी जो है, 20वां मतलब एगो, यानी 19 को तो हो ही गया है, एगो जो 20वां नंबर में आएगा वो, तो 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपया ज़्यादा दिया है। तो सभी 20 का औसत कुछ मानना पड़ेगा, मान लेते हैं 20 जो है x रुपया दिया होगा, ठीक ना। तो 19वां जो 20वां विद्यार्थी है वो क्या करता है, सभी के औसत से कितना ज़्यादा देता है, 19 रुपया ज़्यादा देता है, मतलब x + 19। अगर आप ये लिख दिए बस बन गया। समझिए, अब आप सब जानते हैं कि 20 विद्यार्थी का सम इधर से कर सकते हैं, यानी यहाँ 20 विद्यार्थी का सम कितना हो जाएगा, 20x, क्योंकि एक विद्यार्थी अगर x रुपया देगा तो 20 विद्यार्थी कितना देगा, 20x। और इधर से सबका सम करिए, 19 गुना 175, जल्दबाजी में सोल्यूशन नहीं, आराम से। x प्लस किसको, 19 को 1 से करिएगा तो यहाँ x + 19 ही आएगा। अब x को इधर लाके घटाइएगा तो इधर 19x आ जाएगा, और ये दोनों में 19 कॉमन लीजिएगा तो 175 और प्लस 1 आ जाएगा। थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोल्व करिए, तो यहाँ से 19 से 19 कट जाएगा, यानी x बराबर 176 आ जाएगा। बहुत सुंदर। अगर x बराबर 176 आ गया है तो अगर हमसे पूछता कि 20 विद्यार्थी का एवरेज बताइए क्या होगा जो उसने खर्च किया होटल में, तो वो हम मार देते 176 रुपया, लेकिन ये टोटल खर्च की बात कर रहा है तो 176 गुना 20 करना पड़ेगा, 6 दूना 12 और 17 दूना 34 1 35, यानी टोटल 3520 रुपये का खर्च आएगा मेरे मित्र, यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, अगले सवाल को बड़े मजे से पढ़िए। करा दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर ऊंचाई वाली इमारत को देखता है, तो इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यह व्यक्ति इमारत से लगभग कितनी दूरी पर खड़ा है। आइए समझिए, मान लो ये इमारत रहा होगा, विद्यार्थी आदमी यहाँ पे खड़ा होगा और यहाँ से खड़ा होकर के इमारत को देख रहा होगा इस तरह से। क्या हम भी मजाक कर दिए, चलिए देखिए। हाँ, अब आप समझिए, तो किस एंगल से देख रहा है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री के एंगल से देख रहा है, और ये 90 डिग्री। अच्छा, इमारत की जो हाइट दे रखी है वो कितना, 1000 मीटर। तो कह रहा है जो आदमी जो यहाँ पे खड़ा है, जो भी है ना, वो यहाँ पे जो आदमी है वो इमारत के जड़ से कितना दूरी पे लगभग है। तो पहले तो ये दूरी निकालना पड़ेगा। पहले एंगल देखिए, ये 90 है 30 है, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। रेशियो सबको पता है, 30 के सामने अगर x मानते हैं तो 60 के सामने √3x होता है, 90 सामने 2x होता है, और x का वैल्यू 1000 दिया हुआ है, तो √3x का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। √3 गुना 1000, √3 का वैल्यू 1.732, और इसको जब 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1732 मीटर, ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा, इसको करिए। 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। यदि इस संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या भी किससे विभाजित होगा। मान लीजिए ये नंबर रहा होगा n, इसको अगर आप 33 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाता है, मतलब रिमाइंडर इसका 0 आता है, भागफल कुछ आता होगा, ठीक है। मतलब ये 33 के मल्टीपल में नंबर रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नंबर जो रहा होगा वो कैसे रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर 33 के मल्टीपल में नंबर रहा होगा, क्योंकि ये 33 से पूरी तरह से कट रहा है। अगर ये 33 के मल्टीपल में नंबर रहा होगा, मतलब नंबर इस फॉर्मेट में होगा, 33 गुना n के फॉर्म में होगा। आप बोलेंगे जी बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने क्या क्या चालाकी, इस नंबर को इस नंबर में आपने 54 ऐड कर दिया, 54 ऐड कर दिया। अब जैसे ही आपने 54 ऐड किया तो हुआ क्या, बताइए जल्दी से।
जैसे ही आपने 54 ऐड किया तो कह रहा है कि बताइए जो नई संख्या बनेगा वो किससे कटेगा। देखिए ऑप्शन से 3 से क्या ये कटेगा, 3 से तो ये कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, बिल्कुल 3 से कट सकता है। 7 से कटेगा क्या, 7 से तो 54 ही नहीं कट रहा है ना 33 कट रहा है, इसलिए 7 से नहीं कटेगा। 2 से कटेगा क्या, 2 से ही कट रहा है लेकिन ये 33 2 से नहीं कट रहा है। तो आप बोलेंगे नहीं सर इनके जगह तो नंबर कुछ भी हो सकता है, अगर ये इवन रहेगा तब तो 2 से कट जाएगा, लेकिन अगर कभी कभी कटेगा और कभी कभी नहीं कटेगा तो वो मेरा उत्तर नहीं होता है, हमेशा कटना चाहिए, ठीक ना। तो 2 से आप कहिएगा नंबर को हम इवन यहाँ मानकर चलेंगे तो 2 से तो कट जाएगा, है ना, लेकिन ऑड रखेंगे तब तो नहीं ना कटेगा। इधर कौन गारंटी इसका है कि वो जो है इवन है कि ऑड है। तो हमें वो आंसर कभी नहीं देना है जो कभी सही हो और कभी गलत हो, हम उसी आंसर को कंसीडर करेंगे जो हमेशा सही होता है। हाँ 3 से हमेशा कटेगा, क्यों, क्योंकि 33 ऑलरेडी 3 से कट रहा है, अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये ऑड है कि इवन है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो 33 3 से कट रहा है और 54 भी 3 से कट रहा है, मतलब 54 जोड़ेंगे तो 3 से 100% कटेगा, जबकि 2 से कभी कट सकता है कभी नहीं कट सकता है। ये सवाल का उत्तर आपका होगा कौन सा ऑप्शन, जो भी ऑप्शन था ए नंबर, इसको करिए। 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी की क्षमता और एक लड़के की क्षमता का अनुपात आपसे पूछ रहा है। देखिए 6 पुरुष और 8 लड़के को अगर काम करने कहिएगा तो वो काम टोटल कितना दिन में कर देगा, 10 दिन में, तो 10 दिन में कंप्लीट काम हुआ, तो राइट साइड भी कंप्लीट काम लिखिए। 26 पुरुष को अगर आप लगाते हैं 26 पुरुष, उसके बाद 48 लड़के यानी 48 बी, तो ये काम कितना दिन में करता है, 2 दिन में करता है, तो 2 दिन में ये भी कंप्लीट काम और 10 दिन में ये भी कंप्लीट काम, दोनों बराबर होगा क्योंकि वही काम किया जा रहा है। अब अगली बात को जरा गौर से सुनिए क्या कहता है। पहले काट पीट मचाइए इसको, 2 से काटिएगा 5 बार में, तो 6 पचे 30 एम और 26 एम घट के आ जाएगा 4 एम। यहाँ देखिए 8 पचे 40 बी, 48 बी घट के आ जाएगा 8 बी, यानी यहाँ से हम एम और बी का रेशियो निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, 2:1। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया आदमी और लड़के के क्षमता का रेशियो हो जाएगा 2:1, ये सवाल का उत्तर है। पढ़िए आगे, कह रहा है कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप चाहें तो बाई ऑप्शन को रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से भी रखिएगा तो टाइम तो आपको लगेगा ही सॉल्व करने में, इससे अच्छा मैं सॉल्व कर देता हूँ। ऊपर से कॉस को कॉमन निकाल लीजिए, जैसे ही आप कॉस कॉमन निकालेंगे तो सवाल केवल इतना ही बच जाएगा, और जो सवाल बच जाएगा पहले मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें एलसीएम लेने आइएगा ना, जैसे ही आप इसमें एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एलसीएम लीजिएगा, तो ये कटेगा तो ऊपर जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ ये होगा 1 माइनस साइन थीटा। थोड़ा फास्ट करिएगा तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को कह सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, आइए वो कॉस से ही कॉस कट जाएगा, आई साइन से ही साइन कट गया, यानी ऊपर 2 और नीचे बच गया कॉस, ऊपर 2 और नीचे क्या बच गया कॉस, और ये कितना के बराबर था, 4 के बराबर था, तो 2 से 2 दूना 4। अगर यहाँ से आप उलट देते हैं दोनों साइड तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर 1/2 होता है, और कॉसे में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो सब जानते हैं 60 का होता है, यानी थीटा बराबर यहाँ से कितना डिग्री निकल जाएगा, 60 डिग्री, ये सवाल का उत्तर है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है घन और गोली की ऊंचाई समान है, यानी ये घन है और ये गोली है, ऊंचाई समान है, क्या मतलब है इसका, तो घन में जो ऊंचाई होगा वो भुजा का काम कर जाएगा, जो गोली में ऊंचाई होगा वो व्यास का काम कर जाएगा, यानी ऊंचाई और जैसे ही गोला है, ये गोला का ये ऊंचाई हुआ, तो ये ऊंचाई जो होगा वो 2r होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल, इसका रेडियस क्या होगा, r होगा, और जो घन आप देख रहे हैं, ये वाला घन आप जो देख रहे हैं, घन में पूरा नहीं बनाया हूँ, तो इसकी जो हाइट है वो कितना है, इसके ऊंचाई के बराबर है, मतलब ये 2r है, मतलब घन की जो भुजा होगा वो 2r होगा। अब कह रहा है उसके आयतन का अनुपात, तो पहले घन आया है तो घन का आयतन करिए भुजा क्यूब, तो इसका भुजा 2r होगा तो 2r का क्यूब, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ से देखिए ये 8r क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, 4 से 4 दूना 8, यानी 6 और पाई का रेशियो दे देगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल
सही है। आगे पढ़िए। कह रहा है शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है। यदि एच और आर शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या को निरूपित करता है तो 1/h² प्लस 1/r² का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। आप देखिए बड़े गौर से समझिए, जो दिया हुआ है उसको पढ़िए। आयतन बराबर है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के, तो शंकु का आयतन होता है 1/3πr² और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl। तो यहाँ से आप कर क्या सकते हैं, पाई से पाई को काट सकते हैं, एक आर से एक आर को काट सकते हैं, यानी यहाँ से RH का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 3l। बहुत अच्छा। RH का वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं मेरे मित्र, तो आप कहेंगे सर 3l हम निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर बोल रहा है, फिर बोल क्या रहा है, अब उसको सोल्व करिए। इसका वैल्यू पूछ रहा है, लिखा हुआ है 1/h² अब 1/r²। एलसीएम की अगर बात करें तो ये h² इंटू r² एलसीएम हमारा हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल, h² कटेगा तो ऊपर r² और फिर h²। अब r² h² को कह सकते हैं l का स्क्वायर, क्योंकि ये जो शंकु होता है ना इस तरह से, तो ये h का काम करता है, r का काम करता है, l हाइपोटेनस का काम करेगा, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए करते हैं ना ये फार्मूला यूज। अब बट h² r², इसको स्क्वायर कर दीजिए, r² h² का वैल्यू हो जाएगा 9l²। तो यहाँ पे 9l² आप रखिएगा तो ये 1/9 आ जाएगा। ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा, पढ़िए इसको। कह रहा है एक गुब्बारा 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कह रहा है झील में मौजूद एक नाव में बैठा एक व्यक्ति से 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। 100 सेकेंड के बाद वह 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। नाव की चाल क्या है? देखिए, एक गुब्बारा 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो कहने के बाद इसको लिखना चाहिए कि उड़ रहा है एक समान ऊंचाई पे, नियत ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, नियत ऊंचाई पे उड़ रहा है। नियत यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऊंचाई पे उड़ेगा। अगर ऊंचाई को बदलते रहेगा तो फिर सवाल बनेगा ही नहीं। ये थोड़ा सा एरर रहता है, इसको आप समझ सकते हैं। आइए, मान लिया जाए कि गुब्बारा की जो हाइट है टोटल कितना है, तो आप बोलेंगे सर 200 मीटर है। मैंने बना दिया। अच्छा, इस गुब्बारा को देख रहा है, गुब्बारा यहाँ पे है, ये गुब्बारा है, इसकी हाइट है जमीन से कितना, 200 मीटर। तो झील में मौजूद एक नाव जो है, नाव पर बैठा एक आदमी उसको 45 डिग्री से देखता है, मतलब 45 डिग्री से देखता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको गुब्बारे को देख रहा होगा कितना डिग्री के एंगल से, तो आप बोलेंगे सर ये 45 डिग्री के एंगल से। 100 सेकेंड के बाद अब एक समान ऊंचाई से उड़ रहा है, उड़ते 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 यहाँ पे आ गया होगा, क्योंकि 100 सेकेंड के बाद बोल रहा है कि ये कितना डिग्री का एंगल बनाने लगता है, 30 डिग्री का, मतलब नीचे आ जाता है, मैंने इस तरह से। और यहाँ से जो होगा, इस बात को समझिए, यहाँ से जो होगा 100 सेकेंड के बाद, यानी यहाँ से यहाँ ये आदमी आया, मैंने गुब्बारा आया, तो 100 सेकेंड के बाद वो कितना डिग्री बनाने लगता है, 30 डिग्री बनाने लगता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नाव की चाल बताइए क्या होगा। चाल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, दूरी बटा समय। अच्छा, समय तो ऑलरेडी दे रखा है 100 सेकेंड। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, अगर समय दे रखा है तो मुझे चाहिए क्या, मुझे केवल दूरी चाहिए, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, बस तुरंत निकल जाएगा। पहले जब भी चलिए ना तो राइट एंगल ट्रायंगल में चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल में ही चला जाता है। तो इसमें देखिए, जिसमें एंगल देल है, जैसे इसमें देल है 45 डिग्री, तो आप ये 45 डिग्री वाला में चलिए, इसमें चलिए और देखिए, सुनिए, समझिए। अगर इसमें आप चलते हैं, ये 90 डिग्री बना रहा है, बड़े गौर से इसको नोटिस करिए कि अगर ये 45 है, 90 है, तो मेरे मित्र ये भी 45 होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, अगर दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर होता है तो दो साइड भी बराबर होता है, बिल्कुल। तो ये 45 के सामने अगर 200 है तो ये 45 के सामने थोड़ी 400 हो जाएगा, ये भी 200 रहेगा। आप बोलेंगे जी सर। अब आगे बात को समझिए। अब हम आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, जिसमें दूसरा एंगल दिया हुआ है। तो 30 डिग्री का एंगल वाला ट्रायंगल खोजिए, ये रहा 30 डिग्री वाला एंगल वाला ट्रायंगल। अगर आप इस ट्रायंगल में एंट्री मारते हैं तो ये 90 आपको पकड़ा जाएगा, ये 30 पकड़ा जाएगा, और ये आपको पकड़ा जाएगा 60 डिग्री। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर गौर से आप देखेंगे कि भाई ये तो 200 था, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइट कितना है, 200, तो इसका भी तो हाइट 200 होगा। आप बोलेंगे जी सर। अब इस ट्रायंगल को आप गौर से देखिए, 30 के सामने अगर 200 है तो 60 के सामने सबको पता है, कितना दिन से बोल रहा हूँ, √3 से गुना होता है। तो आप √3 से गुना करिएगा तो टोटल 200 √3 आ जाएगा। तो ये वाला जो हाइट आ जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस आ जाएगा 200 √3 - 200, यानी 200 √3
अब माइनस कितना आ जाएगा 200, आई जितना होगा ये भी उतना ही होगा, 200 इसमें कॉमन आप ले सकते हैं, √3 - 1 ये डिस्टेंस निकल गया। और अगर डिस्टेंस निकल गया तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, चाल। तो चाल का फार्मूला लगाइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 200, अच्छा √3 का वैल्यू 1.732 रख सकते हैं आप। जब रख सकते हैं तब 1.732 में बन जाएगा तब 0.732 बिल्कुल। अब बटा 100 सेकेंड, तो ये कट जाएगा, 2 से गुना करिएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 3 डिजिट के बाद पॉइंट 1.46, तो 1.46 के नज़दीक देखिए 1.5 मीटर पर सेकेंड नज़र आ रहा है। तो ये सवाल का उत्तर होगा। तो बस इस बात को खाली ध्यान में रखिएगा। कुछ ट्रायंगल वाला जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे 30 60 90, तो 30 के सामने x, तो 60 के सामने √3x, 90 सामने 2x। एक 45 वाला होता है जिसमें 1 और √2 का रेशियो होता है। तो कुछ रेशियो को आप ध्यान में रखेंगे। करा तिर्यक ऊंचाई 12 और त्रिज्या r/2 वाले शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r × l + r, आप सब जानते हैं। लेकिन ये रहेगा RL तब ना, RL में परिवर्तन किया गया है, तिर्यक ऊंचाई को 2l किया गया है, यानी l जहाँ है यहाँ पे 2l करना पड़ेगा, और जहाँ r है वहाँ r/2 करना पड़ेगा, और उसके बाद इसमें इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस हो गया काम खत्म। इसे गुना कर दीजिए, क्योंकि बाहर में पाई r दिख रहा है, तो 1/2 से अंदर गुना करिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ l बना देगा, अच्छा आई r/4 बना देगा। यानी इस तरह से ऑप्शन में लिखा हुआ है बी ऑप्शन। चलिए प्रथम 12 सम संख्याओं का योगफल, यानी पहला सम संख्या 2, दूसरा 4, तीसरा 6 और साही 12वां 12 दूना 24 हो जाएगा, क्योंकि तीसरा जब 6 हुआ, दूसरा जब 4 हुआ, डबल हो रहा है, तो 12वां 12 दूना 24 होगा। और सबको जोड़ना है, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 और ये 12 तक है ना। 1 से 12 तक जोड़ने का फार्मूला सबको पता है, n × n + 1/2, यानी 12 × 13/2, यानी 12 × 13 करिएगा 156। ये सवाल का उत्तर है, नहीं है तो आपको ही मारना है। अगले बात को पढ़िए। करा एक ट्रांजिस्टर को 572 में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। ऐसे लाभ क्रय मूल्य पर ही दिया जाता है। लाभ 30% दे रखा है और पूछा जा रहा है क्रय मूल्य क्या होगा। 30% लाभ का मतलब 100 में खरीदे हैं, 30 का लाभ 130 में बेचे हैं। यहाँ विक्रय मूल्य 572 है, मेरे अनुसार से विक्रय मूल्य 130 है। विक्रय मूल्य का कंपेयर विक्रय मूल्य से करने से 1 यूनिट का वैल्यू निकलता है। पूछ रहा ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य यानी 100%, 100 से गुना, इसे ही काटिए, 13 चौ 52 और 13 चौ 52, यानी 440 ये सवाल का उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल। करा 99 और 15 के लसा और मसा का अनुपात बताइए। पहले 99 और 15 का लसा और मसा निकालिए। 99 को लिख सकते हैं 11×99 बिल्कुल, और 15 को 3 × 5 = 15। अब इसका लसा और मसा का रेशियो, अब मसा की बात करें तो दोनों में कॉमन देखिए क्या आएगा, 3 ही कॉमन है, तो मसा तो 3 आ जाएगा। लसा की बात करें तो पहले 9 और 3 का लसा देखिए क्या बन सकता है, तो 9 और 3 का लसा 9 बन जाएगा। फिर 11 और 5 का लसा लीजिएगा तो 55 बन जाएगा। 11 × 5 = 55, कटता है तो काट दीजिए, 55 या 165, यानी 165 और 1 का रेशियो दे देगा। ये सवाल का उत्तर है। अगला पढ़िए। उन बच्चों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 429 पेंसिल को और 715 पेन को समान रूप से बांटना है, ताकि पेन इधर उधर बचे नहीं। अधिकतम संख्या की बात करता है, मसा निकालते हैं, तो दोनों का मसा निकालिए। तो 429 और 715 का मसा निकाल सकते हैं, 2 ही नंबर है, और नहीं तो इसका डिफरेंस भी कर सकते हैं। ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए, अच्छा रहेगा। एक बार लगाइएगा 429, 15 में 9 गया 6, 10 में से 2 गया 8, और 6 में से 4 गया कितना 2। फिर ये यहाँ आ जाएगा 429, एक बार में लगेगा 286, 9 में 6 हो जाएगा 3, 12 में 8 जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 1। और ये जैसे ही यहाँ लाइएगा तो ये 2 बार में 286 कट जाएगा, यानी 143 से कटा, तो अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है, मसा कहलाता है। तो देखिए डिफरेंस ज़्यादा था इसलिए मैंने डिफरेंस नहीं लिया, अदरवाइज मैं इसको ऐसे बनाता, इसका डिफरेंस ले लेते। इसका डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, फिर उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इसे कर दिया। तो देखिए जानना सब कुछ है, हमें मोटरसाइकिल भी चलाने के लिए आना चाहिए, 4 व्हीलर भी चलाने के लिए आना चाहिए। जब जिसका जरूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारा मेथड सीख के रखिए, कौन मेथड कहाँ पे काम करेगा उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है।
कह रहा है इनमें से कौन सा अंक पूर्ण वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक नहीं हो सकता है। मतलब आप जब पूर्ण वर्ग संख्या करते हैं तो अंतिम में कौन नहीं होता है। आप 1 से 9 तक समझिए, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 4 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 6, 5 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 5, 6 का तो 6 में रह जाएगा, 7 का लास्ट में 9 आएगा, 8 का लास्ट में 4 आएगा और 9 का लास्ट में 1 आएगा और 0 का तो 0 ही रहता है। कौन नहीं हो सकता? देखिए 1, 4, 9, 6, 5, मतलब देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी आपको 2 नज़र आया है? नहीं। कहीं पर भी आपको 3 नज़र आया है? नहीं। कहीं पर आपको 7 नज़र आया है? नहीं। कहीं पर आपको लास्ट में 8 नज़र आया है? नहीं। तो 2, 3, 7, 8 कभी भी परिपूर्ण संख्या का अंतिम अंक नहीं हो सकता। 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। देखिए 3, 7 की बात कर रहा है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 4, 9 तो हो ही सकता है, 1, 6 तो हो ही सकता है, तो 3, 7 नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़िए। कह रहा है x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 माइनस z की पावर 1/3 बराबर 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? घबराइए नहीं, एक फार्मूला बताता हूँ। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो हम सब जानते हैं कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। यस या नो? आप बोलेंगे बिल्कुल, ये सब तो बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगर इतनी बात को आप जानते हैं तो फिर इसको भी बना दीजिएगा। ये देखिए, इसको a समझिए, इसको b समझिए, इसको c समझिए। तो a प्लस बी, अब प्लस दे करके इसको आप माइनस कर लीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब, तो a क्यूब करिएगा तो इसका क्यूब करिएगा, अब प्लस बी क्यूब यानी बाई की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस सी क्यूब यानी माइनस जेड की पावर 1/3 का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा 3abc। तो 3 a के काम कौन करेगा? x की पावर 1/3, b का काम कौन करेगा? बाई की पावर 1/3 और c का काम कौन करेगा? माइनस जेड की पावर 1/3। समझिएगा, इसको बड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पे सुनिए। अब जब क्यूब करिएगा तो ये x आ जाएगा, कौन सा पेन ले लिए हम भी। इसका क्यूब करिएगा तो ये बाई आ जाएगा, यहाँ मैं x लिखा हूँ, और ये माइनस जेड आ जाएगा, है ना, और बराबर ही वो आ गया, मतलब इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा मुझे। अब आप समझिए, लेकिन आपको चाहिए x प्लस बाई माइनस जेड का होल क्यूब चाहिए। तो अगर आप इसका x प्लस बाई माइनस जेड का ये वैल्यू आप रखिएगा तो इसका जब क्यूब करिएगा, मतलब जब इसका आप क्यूब करिएगा तो ये भी क्यूब हो जाएगा, तो माइनस का क्यूब तो माइनस से में आ जाएगा, क्यूब होगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा XYZ, यानी इसका वैल्यू माइनस में 27XYZ हो जाएगा, माइनस में 27XYZ, आई हो जाएगा प्लस में 27XYZ, आई घट के क्या आ जाएगा? 0। ये सवाल का उत्तर है। तो जो प्रैक्टिस में होगा वो डायरेक्ट आंसर कर देंगे, उनको पता है कि 0 होता है। ठीक है, बनाने की जरूरत है ये नहीं है। पढ़िए इसको। करा 1/8 का प्रतिशत रूप सब जानते हैं 12.5%। 1/8 को अगर परसेंट में लाना है तो 100% से गुना, 4 दूना 8, 4 से 25 बार में 25/2 का मतलब होता है 12.5%। पी और क्यू का लघुत्तम समावर्तक आर है। अगर पी और क्यू का लसा आप निकालते हैं, लसा अगर निकालते हैं तो वो आर आता है। अच्छी बात है जी। हुआ क्या? हुआ ये कि अब कह रहा है पी स्क्वायर क्यूब, अब पी क्यू स्क्वायर का लसा क्या होगा, इसका लसा पूछ रहा है। बताइए, पी से बना दिया पी स्क्वायर क्यू, मतलब क्या चीज़ से गुना कर दिया? पी क्यू से। पी क्यू से गुना करिएगा तभी ना होगा पी स्क्वायर क्यू, इसमें भी पी क्यू से गुना किया तभी ना बना पी क्यू स्क्वायर। इसका जो लसा होगा, जब आप नंबर में गुना कर रहे हैं पी क्यू से, तो इसका लसा में भी पी क्यू से गुना हो जाएगा। जब इसका लसा में पी क्यू से गुना होगा तो नए संख्या का जो लसा बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा पी क्यू आर बनेगा। ये सवाल का उत्तर है। बहुत ही खूबसूरत ढंग से हम आपको बता दिए। आगे पढ़िए। एक बर्तन में द्रव ए और बी का अनुपात 4:9 है। अगर एक बर्तन है जिसमें ए और बी दो द्रव है, कंटेंट है जिसमें 4 और 9 के रेशियो में है, 8 लीटर ए से मिला दिया जाता है तो नया अनुपात रूप धारण कर लेता है 8:9। आपने ए को मिलाया, बी में थोड़ी छेड़छाड़ किया है। अगर दूध पानी का मिश्रण है जिसमें अगर दूध को हम मिला देंगे तो पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो दूध डाला जाएगा तो पानी को सेम रखना होता है, पानी डाला जा रहा है तो दूध को सेम रखना होता है। ठीक उसी प्रकार से जब ये डाला जा रहा है ए, तब बी को सेम रखिए, और बी ऑलरेडी क्या है? सेम है। अब यहाँ बोल रहा है कि 8 लीटर द्रव ए को मिलाया जा रहा है, और यहाँ 4 यूनिट से 8 यूनिट दिख रहा है। कितना यूनिट आपने मिला दिया? 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करते हैं हमेशा। अब पूछ क्या रहा है
कह रहा है कि मिश्रण में द्रव 1 की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो द्रव 1 की मात्रा प्रारंभ में कितना था? 4, मूल मिश्रण में, यानी वो 8 हो जाएगा। ये सवाल का उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। कह रहा है 20 पुरुष एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं और 40 महिलाएं उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 10 पुरुष 20 महिलाएं साथ मिलकर काम करें तो काम कितना दिन में पूरा होगा? देखिए, 20 पुरुष 40 दिन में पूरा कर सकता है और 40 महिलाओं को काम पे करने दीजिएगा तो वो 60 दिन में पूरा करेंगे। इससे पुरुष और महिला की इफिशियंसी निकालिए। 40 से 40 कटेगा और 20 दिया 60, तो पुरुष और महिला का जो इफिशियंसी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल। जब आप रेशियो निकाल लिए तो कोई साइड रखिएगा तो पूरा वर्क निकल जाएगा। जैसे आप इधर m का वैल्यू पुट करते हैं 3, तब 20 गुना 3 गुना 40, ये क्या है? पूरा वर्क है। आपकी मर्जी, आप चाहें तो राइट साइड में w का वैल्यू रखिएगा तभी पूरा वर्क यही आएगा। तो पूरा जब वर्क आपको पता है तो इस वर्क को कौन कौन करेगा? 10 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर। तो 10 पुरुष का मतलब 10 या 30 यूनिट, अब 20 महिला का मतलब 20 यूनिट, तो 30 20 50 यूनिट डेली होगा काम। तो बताइए कितना दिन में हो पाएगा? सोल्व कर दीजिए। 0 से 0 तो काट ही सकते हैं और 5 से काट सकते हैं, 5 चौ 20, 4 चौ 16 48। ये सवाल का उत्तर है। पढ़िए। 12 cm 9 cm 2 cm आयामों वाले, आयाम मतलब डायमेंशन, घनाभ के आकार में धातु के एक ठोस टुकड़े को घन के आकार में ढाला जाता है। जब भी एक ठोस से दूसरा ठोस में बदला जाता है तो हमेशा क्या बराबर होता है? आयतन। यानी घनाभ से घन बनाया जा रहा है तो घनाभ का जो आयतन होगा घन के आयतन के बराबर होगा। और घनाभ का आयतन सबको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ से एक क्यूब निकाल सकते हैं, तो एक का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 12 गुना 9 यानी 216 आ जाएगा टोटल। 216 का क्यूब रूट कितना होता है? 6। तो आपने घन का जो भुजा निकाल दिया वो 6 निकाल दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि घन के पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ का मतलब दीवार का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपसे पूछ रहा है। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल 4 गो वर्ग होगा, यानी 4a स्क्वायर। ए का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 6, तो 6 का स्क्वायर 36 चौके 144। पढ़िए। कह रहा उस घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आयाम इतना है। तो कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। इसमें क्या करना है? 2 × LB, LB यानी 18 छक 108, फिर BH छोतिया 18, फिर HL मतलब 18 तिया 54। सबको जोड़िए। 8 8 16 4 20, लास्ट में 0 वाला कौन सा ऑप्शन है? लास्ट में 0 वाला तो यही दिख रहा है। फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ऐसे नहीं करिए। 126 और 54, 126, 8 8 16 4 20, बाकी कितना? 2 और 10 और 5 15, 1 16 2 18, 180 गुना 2 करिएगा तो 360 ही तो आएगा। 2 रेलगाड़ियां एक स्टेशन से एक ही समय पर एक ही दिशा में 90 और 80 के स्पीड से चला। एगो चला 90 के स्पीड से और एगो चला 80 के स्पीड से, थोड़ा सा स्लो चला, लेकिन एक ही समय और एक ही जगह से चला। ठीक है, इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा, कभी भी जब दो चीज़ चलता है ना तो हमेशा रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, तो घट जाएगा यानी 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी जो 1 घंटा में गैप बनाएगा वो 10 किलोमीटर पर आवर बनाएगा। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि 5 घंटे के बाद दोनों के बीच कितना गैप रहेगा। तो 1 घंटा में अगर 10 किलोमीटर का गैप है तो 5 घंटा में 10 25 50 किलोमीटर का गैप हो जाएगा। यानी ये सवाल का उत्तर है। आगे पढ़िए। कह रहा है 2000 रुपया पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है पर एनम। एक बात बताइए, पहले 10% का फ्रैक्शन बोलिए कितना होता है? 1/10। मतलब कोई चीज़ 10 है और 1 बढ़ करके वो 11 हो गया, फिर अगला साल भी 10 से 11 हो गया, यानी 2 साल तक तो ठीक है, लेकिन आधा साल और है। अगर 1 साल में 10% तो आधा साल में 5% ना होगा, तो आधा साल का जो ब्याज होगा परसेंट होगा वो 5% होगा। अब 5% का फ्रैक्शन 1/20, मतलब 20 से कोई चीज़ कितना हो गया? 21 हो गया। जब आप इधर गुना करिएगा तो इधर 2000 ही आ जाएगा, और इधर जब गुना करिएगा तो 11 गुना 11 121 गुना 21 करिए, 21 गुना 1 21, बाकी कितना 2, और 21 दूना 42 और 2 44, बाकी 4 और 21 4 25, यानी 2000 का चीज़ 2541 हो गया। यानी ब्याज कितना दिया होगा? 541।
यानी ब्याज की बात कर रहा था तो 541 नहीं है, तो आपको ई मानना है। ठीक है, आगे बढ़िए। 17 पुरुषों का औसत भार 63 kg है और 36 महिलाओं का औसत भार 54 kg है, ठीक ना। और सभी पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर औसत भार कितना होगा? ये तो सिंपल है। 17 पुरुष का भार दिया हुआ है 63 kg, जबकि 36 महिलाओं का दिया हुआ है 54 kg। छोटा वाला को एवरेज मान लीजिए। अगर हम एवरेज 54 मानकर चलें तो 54 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे सर 9 ज़्यादा है। अगर ये वो 9 ज़्यादा है तो ऐसा ऐसा 17 को होगा, तो 17 गुना 9 153 बटा टोटल के लिए 9 7 16 7 6 13 ना, और 3 1 4 1 बकिया 5, 53 तिया 159, लगभग 3 बार में कटेगा, यानी 54 3 57। ये लगभग पूछ रहा था, 57 होगा। आगे पढ़िए। कह रहा है मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः पी क्यू क्यू आर पी आर की भुजाओं के मध्य बिंदु है। अगर एक त्रिभुज आप बनाते हैं इस टाइप से, एक त्रिभुज आप बनाते हैं पी क्यू आर, तो कहता है मान लीजिए कि एबीसी जो है ना पी क्यू का मध्य बिंदु है। पी क्यू क्यू आर और पी आर, ए बी सी ये सब का मिड पॉइंट है। हाँ, देखिए मध्य बिंदु को ज्वाइन करके कभी भी ट्रायंगल बनाया जाएगा, कभी भी ट्रायंगल बनाया जाएगा। तो आपको पता ये एक होगा तो ये भी एक होगा। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जब भी मध्य बिंदु को ज्वाइन करके ट्रायंगल में जब भी बनाया जाएगा तो उसके जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा, क्योंकि भुजा का रेशियो 1 और 2 होगा, क्योंकि 1 होगा तो बड़ा वाला पूरा कितना हो जाएगा? 2 होगा। और याद रखिएगा सभी आपस में कांग्रुएंट होगा। ठीक है, तो इस बात को बड़े गौर से समझने वाली बात यह है, यहाँ पे इसके जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा, जब भुजा का रेशियो 1 2 है तो इसके जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा वो 1 और 4 होगा। यानी बड़ा वाला का 4 होगा तो छोटा वाला का 1 होगा, याद रखिएगा। अच्छा, पी क्यू आर का क्षेत्रफल 32 है, यानी बड़ा वाला का 32 है, तो बड़ा वाला का अगर 32 है और यहाँ बड़ा वाला का 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 32 है, तो 1 यूनिट का निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 से गुना करेंगे, यानी इसका आ जाएगा 8, यानी इसका आ जाएगा 8, था ना, 8 चौके 32 होगा। पढ़िए इसको, चलिए। हाँ, कह रहा है किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर का घन 1728 है, जबकि दी गई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। तो दी गई इन दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? एक बात बताइए, दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन, अंतर के घन का क्या मतलब हुआ? अंतर के घन का मतलब हुआ x माइनस वाई के अंतर करिए फिर उसका घन करिए, वो 1728 है। तो क्या आप यहाँ से x माइनस वाई निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो 1728 का क्यूब रूट हो जाएगा 12। आप बोलेंगे जी सर, अगर 1728 का क्यूब रूट अगर 12 हो गया है तो फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है, यानी एक्स वाई जो है वो 108 के बराबर है। अगर एक्स वाई 108 के बराबर है तो अब क्या करना चाहिए बताइए? सवाल को पढ़िए आगे। कह रहा है दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर, दोनों संख्याओं का पहले घन करिए और उसका धनात्मक अंतर। तो ये क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ऐसा से लगाइए कि ई भी सेट हो जाए, ई भी सेट हो जाए। ये होगा ए माइनस बी के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, मैंने ये फॉर्मूला पे हमने सेट किया। अब x माइनस वाई का वैल्यू वहाँ 12 है तो 12 का क्यूब, एक्स वाई का वैल्यू कितना है? एक्स वाई का वैल्यू 108 है और इसका वैल्यू 12 है। आप चाहें तो 12 कॉमन ले लीजिए, तो 12 का स्क्वायर यहाँ 144 बचेगा और 108 तिया 324 होगा। अगर यहाँ पे आप सोल्व करना चाहें तो 4 में से 4 जाएगा 0 और 4 में से 2 जाएगा 2 और ये आ जाएगा कितना? अच्छा, माइनस में आ गया, माइनस में कैसे आ जाएगा? 12 का क्यूब, अच्छा, 3 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना था? 108, तो 12 का स्क्वायर 144। क्या पूछ रहा था? अच्छा, धनात्मक अंतर पूछ रहा था ना, तो धनात्मक अंतर आपको बताना। अच्छा, सोल्व करिए, धनात्मक में लिख दीजिएगा। तो अगर यहाँ से हम घटा दें तो कितना आ जाएगा? 14, 4 में से 4 जाएगा 0 और उल्टा घटाइए, 324 में 144, तो 4 में से 4 जाएगा 0 और 12 में से 4 जाएगा 8, सही है ना? और यहाँ हो जाएगा कितना?
2 में से एक जगह तो 180, और 180 गुना 12 अगर करिएगा तो 12×8 = 96, बाकी कितना हो जाएगा 12×8 = बाकी 9, और 12 9 21, 2160। नहीं, कुछ मिस्टेक हो गया कहीं लगता है। कह रहा है दो प्राकृत संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, तो इसका घनमूल 12 तो हो ही गया, 12 का क्यूब ही 1700, जबकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है, ये भी सही है। इन दी गई दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर यानी x³ - y³ ही पूछ रहा है, तो a³ - b³ का फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, यहां गलती कर दिए, +3ab × a - b। ओ माय गॉड, ऐसा मिस्टेक, यहां प्लस होगा भाई, फार्मूला मैंने गलती कर दिया था। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप बनाइए, करिए। ये हो जाएगा 12 गुना, जोड़िए 4 4 8, 4 4 8, और 4 2 6, और 3 1 4। अब गुना करिए, 12 8 96, बाकी 9, 12 6 72, और 9 81, बाकी 8, 12 4 48, और 8 56, यानी 5616 ये सवाल का उत्तर है, सी ऑप्शन। बहुत अच्छा, वहाँ प्लस होता, हमने माइनस कर दिया, मिस्टेक बस। अब आगे पढ़िए। कह रहा है x² - y² और x - y का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती का मतलब होता है दूसरा का स्क्वायर करके पहला से भाग। तब पहला से भाग करिए तो उसको लिख सकते हैं a + b × a - b। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, इसको एगो तो x - y से एगो x - y कट जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 बार लिख सकते हैं ना, तो x - y बटे x + y ये सवाल का उत्तर है। अगले सवाल को पढ़िए। कह रहा है यदि cot a = 12/5 है तो sin a + cos a × cos a का वैल्यू क्या होगा। आप एक काम करिए, बाद में सोल्व करिएगा, पहले इसको गुना करिए। sin a × cos a के गुना करिएगा तो 1 आ जाएगा, और cos a × 1/sin a, ठीक। और cos बटा साइन cot होता है, और देखिए cot का वैल्यू डायरेक्ट 12/5 है, तो 12/17/5 ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत बार बड़ी जल्दी आंसर हो जाता है। इसको पढ़िए। कह रहा है tan a/2 = x है, तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए, एक तो है कि इसमें फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बना लीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि दिक्कत नहीं होगा कैसे। इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे अगर हम a = 60 रखते हैं, 30 क्यों नहीं, क्योंकि 30 जैसे ही रखिएगा ना तो 30 के आधा 15 हो जाएगा, जो कि 15 डिग्री का वैल्यू आपको डिस्टर्ब कर देगा। तो आप a = 60 रखिए। जैसे ही आप 60 रखिएगा तो 60/2 का मतलब 30, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब जो 1/√3 जिस ऑप्शन में आ जाएगा वो सही हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 60 रखें तो sin 60 √3/2, यानी √3 - 1 आ रहा है, इसमें तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर √3 - 1 आ रहा है। इसमें देखिए cos थीटा हो जाएगा, अच्छा a के जगह 60 डिग्री रखना है ना, तो cos 60 कितना होता है, तो cos 60 हो जाता है आपको 1/2, तो 2 और 1 3, ऊपर 3 आ जाएगा, जबकि ऊपर 1 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसमें चेक करिए, 1 - cos 60 का वैल्यू 1/2, और यहाँ पर देखिए तो 2 और 1 3/2, और ये 2 में से एक जगह 1/2 आई 3/2, कट के 1/3 आ गया, जबकि रूट हम छोड़ दिए थे, रूट लगाइएगा तो आ जाएगा 1/√3। ये सवाल का उत्तर है। या कितना लोग डायरेक्ट इसका फार्मूला याद रख सकते हैं, ये वाला। दूसरा इसका तरीका है कि क्या सर हम बना नहीं सकते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं। फार्मूला एगो ध्यान में खाली रखिएगा, वो फार्मूला क्या है, tan को हम लिख सकते हैं, tan a/2 को लिख सकते हैं sin a/2 बटे cos a/2। आप बोलेंगे बिल्कुल, अगर इतना आप लिख सकते हैं तो sin a/2 का फॉर्मूला, sin a/2 का जो फार्मूला होता है +/(1 - cos a/2 होता है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होगा वो +/(1 + cos a/2 होगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे पढ़िए। कह रहा है 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, यानी मूलधन तो आप 100% मानते हैं, और 5 साल में जो ब्याज बना है वो 25% बना है। कई साल में, 5 साल में, 5 साल में 25% बना है। कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर आएगा, मतलब मूलधन 100% है तो 100% लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से,
यानी 5 20, यानी 20 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद मूलधन के बराबर आ जाएगा। ये सवाल का उत्तर है। पढ़िए आगे कह रहा है, एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर के आधार व्यास वाला एक शंक्वाकार तंबू लगाया था। ठीक है, तंबू का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर के आधार व्यास वाला एक शंक्वाकार तंबू लगाया था। अगर तंबू शंक्वाकार शेप में है मेरे दोस्त, तो आप सब जानते हैं क्या, ऊंचाई तो 10 दे रखा है, आप बोलेंगे जी सर, और व्यास दे रखा है 24, तो इससे रेडियस निकाल सकते हैं। 24 48 के आधा, अगर ये 24 से 10 है तो ये 26 हो जाएगा। तो ये होता है L के बराबर, ये है H और ये है R। अगर H R L सब पता है तो कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई ए में ऑप्शन है, R के जगह 24 और L के जगह 26। 26 गुना 24 करिए, 26 चौके 104, बाकी 10, 26 दुना 52 और 10 62, यानी 624 पाई। ये सवाल का उत्तर है। पढ़िए आगे, कह रहा है त्रिकोणमितीय सूत्र का उपयोग करके इसका वैल्यू निकालिए। कोई जरूरी है कि हम सूत्र का उपयोग करें, हम वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू पुट करके भी आप बना सकते हैं। अगर आपको फार्मूला आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप वैल्यू पुट कर लीजिए। हमको भी लगता है वैल्यू पुट कर लीजिए। तो वैल्यू अगर पुट करिएगा ना तो 60 और 30 पुट करिए। 60 में से 30 जाएगा, 30 हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा, यानी x बराबर 60 और y बराबर 30। तो 60 में से 30 जाएगा 30, तो 1/2 हो जाएगा, और साइन 90 1 होगा, तो इसको छोड़ दीजिए। tan 30 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू √3, अब y के जगह 30, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 आ जाएगा, √3 माइनस 1/√3, 1/2, 3 1 4/√3 आई 3 माइनस 1/√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो 1/2 इंटू 4/2, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 1 ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। 1 ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। और अगर बनाना चाहते हैं तो फार्मूला लगाइएगा, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब फिर आपको भाग देना पड़ेगा tan के फॉर्मेट में लाने के लिए। अब फिर जब आप लास्ट में जाइएगा ना, तो लास्ट में जाइएगा तो ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे tan x माइनस वाई, और यहाँ आ जाएगा tan x प्लस tan y। अब पूरा कट के बन आ जाएगा, कर लीजिएगा। आगे करिए, दवाई का एक कैप्सूल 21 मिलीमीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या ही होता है, तो त्रिज्या 21 मिलीमीटर है, एक गोला है, और कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई, जब भी क्यूब में बात करें, दवा पानी हवा जब भी रहेगा तो वो आयतन में रहता है, तो आयतन जो होता है गोला का वो 4/3 पाई लिखना पड़ेगा 22/7, और आर क्यूब 21 गुना 21। सोल्व करिए, 21 से 21 खत्म, 21 चौके 84, और गुना 22 करिए, 22 चौ 88, बाकी 8, 22 8 76 से 176, और 8 184, 1448 क्या हो गया मेरे साथ, आर क्यू एगो 21 छोड़ न दिए जी, लीजिए। तो लास्ट में अब 21 से गुना भी करे पड़ेगा, 21 8 168, बाकी 16, 21 चौके 84 और 16 08 कौन है, ये है। अब कर लीजिएगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अगर 3,84,000 किलोमीटर ना मीटर में, किलोमीटर में हमको याद था, इतना ढेर सा है, तो इन संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। मानक रूप का मतलब होता है अगर कोई भी नंबर आप लिख रहे हैं ना, तो इधर से जाइए और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये मानक रूप हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये मानक रूप नहीं होगा। मानक रूप का मतलब 1 डिजिट के जस्ट बाद, 1 डिजिट के तुरंत बाद आपको पॉइंट लगा देना है। अगर आप यहाँ पॉइंट लगाना चाहिएगा तो इसके बाद कई गो डिजिट है, गिनती करिए, 2 3 2 5 और 3 8, 8 हुआ, यानी 10 की पावर 8 हो जाएगा, यानी 10 की पावर 8 से आपको गुना करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।